बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। पूरी कायनात ही अल्लाह ताला की बनाई हुई एक नेमत है, लेकिन इंसानी वजूद इसमें सबसे स्पेशल है। और इंसानी जिस्म की हर चीज़ ना सिर्फ शुक्राना अदा करने के काबिल है, अल्लाह ताला की नेमत है, बल्कि उसकी कदर भी बहुत ज़रूरी है। इन्हीं नेमतों में से एक नेमत इंसानी आँखें हैं, उसकी बीनाई है। मौजूदा दौर में कैमरा और कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, उसने इंसानी ना सिर्फ तर्ज़ ज़िंदगी को तब्दील कर दिया है, बल्कि इंसानी सेहत पर भी उसके अच्छे बुरे, बल्कि अच्छे असरात तो हैं ही नहीं, बुरे असरात बहुत ज़्यादा मुरतब हुए हैं। इंसानी आँखें इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। इसी हवाले से बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं इन आँख की सेहत के, बिनाई की सेहत के हवाले से। तो हमने बेहतर समझा कि किसी माहिर इमराज़ चश्म को स्टूडियो में बुलाएं और उनसे इस हवाले से बात करें। तो हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर इमराज़ चश्म डॉक्टर अरसलान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वाह साहब। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक डॉक्टर साहब, एक रिपोर्ट है, मैं चंद दिन पहले पढ़ रहा था कि पूरी दुनिया में उमूमी तौर पे 5% और सब कॉन्टिनेंट में 4 से 6% आँखों के इमराज बढ़े हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये स्क्रीन टाइम को करार दिया गया है। इसमें किस हद तक सदाकत है? जी बिल्कुल, इसमें सदाकत यकीनन हो सकती है, बल्कि मेरा ख़्याल ये है कि अभी ये एक बहुत ही मुहतात अंदाज़ा है जो मैंने नोट किया है, या हमने अपना जिस तरीके से पिछले 5-10 सालों में और ख़ास तौर पे कोरोना के बाद चीज़ों को बदलते हुए देखा, तो मेरे हिसाब से तो ये परसेंटेज जो आपने बताई इससे ज़्यादा ही होगी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जो हमारा एक लाइफस्टाइल बन गया है, और मतलब कंप्यूटर का, मोबाइल का हमारी ज़िंदगी में ये इंटेग्रल पार्ट हो गया है। अब स्क्रीन टाइम तमाम लोगों का बढ़ गया है। तो इस मौजूदा दौर में, ये पूरा शोभ दौर है, इस दौर में हम अपनी बीनाई को कैसे महफूज रख सकते हैं? देखिए, बिनाई की जो हिफाज़त है उसके लिए लाइफ़स्टाइल को मॉडरेट रखना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास ज़िंदगी के अंदर कोई भी चीज़ है, हमारी ईटिंग हैबिट्स देख लें, उसमें हमारे पास बेतहाशा ऑप्शंस मौजूद हैं, और किसी न किसी अंदाज़ के अंदर अगर हम उसमें ओवर ईटिंग का शिकार होते हैं या अपनी हेल्थ का ख़्याल नहीं रखते हैं, तो वो चीज़ हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। सिमिलरली आँखें जो हैं, चूँकि आँखों का काम देखने से ताल्लुक़ रखता है, तो अगर हम इनका ओवर यूज़ करेंगे या ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो आँखों पे उसके मुज़िर असरात आएँगे ही आएँगे। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये असरात फ़ौरी तौर पे कोई ऐसी प्रॉब्लम पैदा नहीं करते हैं जो कि फ़ौरन से ख़तरनाक लगे या आँख में को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करे, तो हम अपनी हैबिट्स को चलने देते हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता फिर जब उसका इफ़ेक्ट आता है, तो उस वक़्त तक बहुत सारा टाइम गुज़र चुका होता है। बेहतर ये है कि हम पहले से ही इन सारी चीज़ों को समझें। डिजिटल जो हमारा स्क्रीन है, जो यूज़ है, इसका इस्तेमाल है, इसको एप्रोप्रिएट तरीके से करें, और इसमें जो एहतियातें हैं ख़ास तौर पे, उनका हद जो है वो ख़याल रखें। और आँख की केयर, उसकी हाइजीन, अपनी डाइटरी हैबिट्स, एक्सरसाइज़, ये सारी चीज़ों को मिलाकर ही हम इन चीज़ों से बचाव कर सकते हैं जो कि स्क्रीन के मुज़िर असरात हैं। अच्छा, ये जो अभी आपने ज़िक्र किया हाइजीन का और डाइट का। अच्छा, नॉर्मली जब आँख का ज़िक्र होता है तो वहाँ डाइट का इतना तज़किरा नहीं होता। जी बिल्कुल। लोग डायरेक्ट ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं। हाँ जी। डाइट का हमने तो सिर्फ ये सुना है, आँखों बीनाई के लिए मतलब देसी अंदाज में बात करें तो गाजर अच्छी है या साग खाना अच्छा है। अगर आँखों की सेहत को बेहतर रखना है, अपनी बीनाई को बेहतर रखना है, तो कौन सी ऐसी खुराक है या कौन सी ऐसी खुराकें हैं जिनको आपकी रेगुलर डेली डाइट में शामिल होना चाहिए? देखें, अगर हम विटामिन्स की बात करें तो विटामिन ए और ई ऐसे हैं विटामिन जो कि आँख के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जिस तरह हम गाजर का ज़िक्र करते हैं, उसमें भी विटामिन ए की तादाद जो है या उसकी जो क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसे एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि वो आँखों के लिए अच्छी है। जनरली कोई भी ऐसी खुराक जो कि जिस्म के लिए अच्छी होगी, वो आँख के लिए भी बेहतर है। जैसे कि हम अगर सब्जियों की बात करें, फ्रूट की बात करें, अंडों की बात करें, इसके अलावा दूध की बात करें, मछली की बात करें, ओमेगा 3 होता है उसके अंदर, आँख के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ड्राई फ्रूट्स ख़ास तौर पे जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की एक अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है, वो ओवरऑल हेल्थ के लिए और आँखों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो ये जनरल जो चीज़ें हैं, ये अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, क्योंकि आजकल ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो हमारी डेली रूटीन से गायब होती जा रही हैं, जी हाँ। और उसकी जगह जो प्रोसेस्ड फूड है हाँ, और या जंक फूड है। हाईली कुक्ड फूड है, वो इसको रिप्लेस कर रही है। और उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा रोल है ओवरऑल बॉडी की हेल्थ में।
ब्रेन की हेल्थ में, आँख की हेल्थ में, तो ये चीज़ें जो हैं ये कम होती जा रही हैं, हमारी डाइट से गायब होती जा रही हैं। और बहुत सारे लोग फिर इसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं मल्टीविटामिन के इस्तेमाल से। अगर आप देखें तो पिछले 3-4 सालों के अंदर जो मल्टीविटामिन हैं उनका जो यूसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कॉमन हो गया। अब तकरीबन हर दूसरा शख्स हमें ये बताता हुआ नज़र आता है कि हम या फ़लाँ कि मल्टीविटामिन जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली हम अपनी वो चीज़ें जो हमें नेचुरल खुराक से मिल सकती थी, उनको अब हम मस्नूई तरीके से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं मल्टीविटामिन की कंजम्पशन के थ्रू। लेकिन बहुत सारी स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि ये तरीका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित नहीं होता और इनका वो रोल कभी भी नहीं है जो कि नेचुरल डाइट का है। अच्छा डॉक्टर साहब, बचपन से सुनते हैं, बल्कि है भी ये चीज़ कि मॉर्निंग वॉक करें या सुबह के वक्त अगर आप एक्सरसाइज करें तो इसका इम्पैक्ट पूरी बॉडी पे तो होता ही है, आंखों पे भी बहुत अच्छा होता है। अब मसरूफियत की वजह से हम एक्सरसाइज भी उमूमी तौर पे इंडोर पे चले गए, एक बात। दूसरी बात, अब वो इतना को सेंस नहीं है हमारे यहाँ लोगों में, तो वो ज़्यादातर लोग अब जिम्स चले जाते हैं और जिम नॉर्मली इंडोर होता है, आउटडोर जिम्स भी ख़त्म हो गए। ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इसका इंसानी आँख के लिए फ़ायदेमंद है? देखिए, इसमें छोटी-सी मैं मिसाल दूँ, शायद उससे चीज़ें ज़रा ज़्यादा वाज़ेह हो जाएँ। एक स्टडी है जो कि ये प्रूव करती है उन बच्चों पे की गई जो बाहर प्लेग्राउंड में खेलते हैं और उन बच्चों पे की गई जिनका ज़्यादातर टाइम जो है वो इंडोर है या अंदर की एक्टिविटीज़ में है। और वो ये बताती है कि आँखों की बीमारियाँ उन बच्चों में लॉन्ग टर्म में ज़्यादा हुई जिन बच्चों की जो ग्रोथ थी वो इंडोर एनवायरनमेंट के अंदर हुई। इसमें सादा सी जो बात है वो ये है कि बाहर जो ग्रीनरी है, आँख की हद तक जिस वक़्त आपके सामने एक फ्री स्पेस होती है, जिसमें आँख दूर तक देखती है, तो इस पे और जो ओपन एयर है, उसका आँखों पे लॉन्ग टर्म के अंदर हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा असर साबित होता है। ये यकीनन जिम करना ना करने से तो बहरहाल बेहतर ही है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो ओपन एयर की जो असरात हैं, वो अपनी जगह के ऊपर ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे इनडोर एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन अभी एक जो प्रॉब्लम है वो ये भी आ रही है कि पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना ख़राब हो चुका है कि ओपन एयर के अपने मसाइल हैं। लेकिन ये बात बहरहाल बिल्कुल 100% 100% दुरुस्त है कि जो ग्रीनरी है, जो ओपन एयर है, वो आपकी आँखों की हेल्थ के लिए शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, उमूमी तौर पे आँखें जो हैं ये एक ख़ास उम्र के बाद देखा गया कि लोगों को ऐनक लग जाती है या नज़र वीक होनी शुरू हो जाती है। वो तो चलो एज फैक्टर हो गया, लेकिन बहुत छोटे छोटे बच्चों में भी ये मसला देखा जाता है और मौरूसी भी नहीं होता, रैंडम होते हैं, उनकी आई साइट बहुत वीक होती है बच्चों की। ऐसी क्या वजह होती है कि छोटा बच्चा को 2-4 साल का बच्चा है उसे ऐनक लगी हुई है और इवन उसकी आई साइट भी बड़ी वीक है जबकि वालिदैन की नहीं है? ये किस सूरत में होता है? देखिए, जो नज़र की कमज़ोरी है ये बुनियादी तौर पे इंसानी ज़िंदगी के अंदर हम 2 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। एक वो जो बचपन में ही वीक होनी शुरू हो जाती है और बच्चों को ऐनक लग जाती है, और एक वो जो 40 साल के बाद दोबारा से नज़र में तब्दीली आती है और नज़दीक की नज़र जो है वो कमज़ोर होनी शुरू होती है। अगर हम इस सवाल की तरफ आएँ जो आपने छोटे बच्चों के हवाले से किया है, तो इसमें भी कई फैक्टर्स शामिल हैं। कुछ तो मैं इसको एक अवेयरनेस जो है उसका भी उसको लेवल करूँगा कि पहले अगर आज से हम 15, 20, 30 साल पीछे चले जाएँ तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी नहीं थी और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी इस हद तक नहीं थी कि छोटे बच्चों के अंदर इस चीज़ को देखा जा सकता कि उनकी नज़र कमज़ोर है या नहीं है। तो अभी तो छोटी सी भी कोई चीज़ होती है तो पेरेंट्स बच्चों को चेक करवा लेते हैं और वो चीज़ फ़ौरन से सामने आ जाती है। तो एक तो ये वजह हो गई जिसकी वजह से हमें लगता है कि शायद ये चीज़ बढ़ गई है, लेकिन हकीकतन भी ऐसा ही है कि ये चीज़ वाक़ई बढ़ भी रही है। तो अब अगर इस तरफ आएँ तो इसमें जो मेन वजह है वो अल्टीमेटली स्क्रीन की तरफ ही जाता है, क्योंकि एक नेचुरल ऐनक है और कुछ जो एक स्पेसिफ़िक तादाद है बच्चों की जिनको ऐनक लग रही है, वो उन बच्चों की है जो कि शुरू से ही छोटी एज से ही स्क्रीन की तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जे हो जाते हैं। चाहे जो भी रीज़न हो, घर में माँ-बाप उनको कोई डिवाइसेस दे देते हैं ताकि ज़्यादा टाइम वो उसमें एंगेज रहें और फिर उनको उसकी आदत बन जाती है। डब्ल्यूएचओ की जो इनकी डायरेक्शंस हैं या उनकी जो गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक देखा जाए 2 साल से पहले बच्चों को स्क्रीन का इस्तेमाल बिल्कुल ममनू है, सख्ती से मना है। और अगर हम 5 साल तक देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का टाइम पूरे दिन के अंदर
वो स्क्रीन का जो है वो बच्चों को दिया जा सकता है। तो इसके अलावा अगर ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो उसके यकीनन मुज़िर असरात हैं, जिनमें से एक वो चीज़ है जो आपने अभी सवाल में पूछी, क्या बच्चों को ऐनक क्यों लग जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अक्सर सुनने में आता है बहुत ज़्यादा, सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया, ये क्या और ये कैसे होता है, मतलब उम्र के किस हिस्से में होता है, और सफ़ेद मोतिया क्या चीज़ है और काला मोतिया क्या चीज़ है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इसका नाम चूँकि मुमासलत रखता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है हमारे यहाँ दोनों बीमारियों के हवाले से। एक्चुअली ये दोनों बीमारियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं। ऐसे ही जिस तरह किसी को हड्डियों की बीमारी हो और किसी को जिगर का मसला हो तो ये दो मुख्तलिफ बीमारियाँ गिनी जाएंगी। इसी तरीके से आँख में भी अगर हम देखें तो ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं। सफ़ेद मोतिया जो है आँख के कुदरती लेंस की बीमारी है, जो कि वक्त के साथ साथ अपनी जो क्लैरिटी है या शफाफियत जो है वो खो देता है और उसमें सफ़ेदी आने लग जाती है और इंसान को देखने में धुंधलापन महसूस होता है। और इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, जो लेज़र सर्जरी के बाद हम उसका लेंस जो है वो आँख के अंदर एडजस्ट करते हैं, क्योंकि कुदरती लेंस नाकारा हो चुका होता है। अब इसमें अच्छी बात जो है वो ये है कि अगरचे हाल तो सर्जरी से ही है, लेकिन ज़्यादातर अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि बहुत ही मिनिमल तरीके से 5-10 मिनट में ये प्रोसेस पेनलेस तरीके से हो जाता है और तकरीबन आँख में अगर कोई और बीमारी नहीं है तो 100% विज़न जो है वो रिकवर हो जाती है। अब आएँ अगर काले मोतिये की तरफ। काला मोतिया एक बिल्कुल डिफरेंट बीमारी है जिसका ताल्लुक आँख के अंदरूनी प्रेशर या दबाव के साथ है। जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर ब्लड प्रेशर होता है, इसी तरह आँख के अंदर आईओपी या इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है, आई का अंदरूनी दबाव। जब ये दबाव, उसकी कई वजूहात हैं, हद से ज़्यादा हो जाए तो उस वक़्त फिर आहिस्ता आहिस्ता आँख के पर्दे पे दबाव की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है और आँख का पर्दा खुश्क होना शुरू हो जाता है। या जो ऑप्टिक नर्व है, जो आँख की नस है जो कि ब्रेन से कनेक्ट कर रही है, वो डेड होना शुरू हो जाती है। और ज़्यादातर इसको खामोश कातिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे वहाँ बहुत सारे पेशेंट्स को ये इतनी खामोशी से मर्ज़ लाक होता है कि उनको खुद को भी नहीं पता होता कि उनकी नज़र आहिस्ता आहिस्ता गिरती जा रही है और इस वजह से फिर लंबे अरसे के अंदर नज़र खासी डैमेज हो सकती है। और इसके अंदर जो ट्रीटमेंट के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ट्रीटमेंट इसमें जो लॉस हो चुका है उसको रिकवर करना पॉसिबल नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर पेशेंट जिस भी टाइम के ऊपर डॉक्टर के पास आता है तो इस चीज़ के काफ़ी चांसेस हैं कि आगे जो जितनी भी नज़र रहती है, अगर शुरू में आएगा तो तकरीबन सारी नज़र ही बचाई जा सकती है। तो असल चीज़ ये है कि इसका टाइमली डायग्नोसिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसकी अलामात क्या होती हैं कि अगर मरीज़ मतलब इतना, जैसे आपने कहा, उसे इतना पता ना हो, तो वो क्या अलामात हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसे फ़ील हो तो वो डॉक्टर से रुजू करे फ़ौरन? देखिए, काले मोतिये की कई किस्में हैं। जो इसकी जो मेजॉरिटी किस्म है जिसको हम प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा भी बोलते हैं, ये बेसिकली ऐसी किस्म है जो बहुत ही आहिस्ता अंदाज के अंदर आँख के पर्दे को मुतासिर करती है, ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती है। और इसमें आम तौर पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स नहीं होते हैं सिवाय इसके कि वो आँख में कोई दिक्कत महसूस कर सकता है, नज़र के अंदर फ़ोकस करने में कोई प्रॉब्लम महसूस कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये वो अलामात हैं जो बहुत सारी आम सूरत हाल में भी होती हैं और उसके साथ ओवरलैप करती हैं। तो इसका देखिए सबसे आसान और बेसिक हल ये है कि आप अपनी आँख का वक्तन फ़वक्तन मुआयना करवाते रहें। जब आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो जाए तो पूरी दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड तरीके हैं आँख के मुआयने के, जिसमें आँख के मुआयने का एक शेड्यूल हर एक को दे दिया जाता है कि आपकी ज़िंदगी के इन सालों के अंदर आँख का मुआयना होगा। इसी तरीके से जब 40 साल क्रॉस होते हैं तो चूँकि काले मोतिये का जो ज़्यादा इंसिडेंस है वो 40 साल के बाद पाया जाता है, मिडिल या बड़ी एज के अंदर जो हमारे लोग हैं उनमें इसकी प्रेवलेंस या शिद्दत ज़्यादा है। तो उसमें कहा यह जाता है कि आप हर 2-3 साल के बाद आँख का मुआयना करवाएँ। आम तौर के ऊपर जहाँ भी आँख का मुआयना किया जाता है, ज़्यादातर जगहें जो भी अच्छे तरीके से आँख का मुआयना करती हैं, वहाँ जो आँख का बेसिक मुआयना होता है उसमें कुछ बीमारियों की बुनियादी तौर पे स्क्रीनिंग कर दी जाती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो भी पेशेंट आएगा, चाहे उसको काले मोतिये की शिकायत ना भी हो, हम उसको काले मोतिये के लिए स्क्रीन करेंगे ही करेंगे, चाहे पेशेंट को पता हो या ना हो। इसी तरीके से आम तौर पे शुगर के असरात, पर्दे की बीमारियां, इन चीज़ों को कोई भी अच्छा मुआलिज जब अपने मरीज़ का मुआयना करता है तो वो आँख के पूरे चेकअप के ज़रिए उन चीज़ों को रूल आउट कर लेता है। तो सादा और बेहतरीन हल ये है कि आँख का एक वक्तन फ़वक्तन मुआयना वो ज़रूर करवाना चाहिए। अच्छा, ये मुआयने से एक बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे
स्टेट लेवल पे पाकिस्तान में काफ़ी काम हो रहा है, बिलखुसूस पंजाब में तो आँखों के हवाले से तमाम हॉस्पिटल्स में डिपार्टमेंट्स भी हैं, इफ़ेक्टिवली काम भी कर रहा है। मेरे हॉस्पिटल का आई वार्ड जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। उसके बावजूद आप समझते हैं जितनी ज़्यादा हमारी आबादी है, उस हवाले से आँख की ट्रीटमेंट या सेहत की सहूलियात हमारे पास मौजूद हैं। प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दें, सिर्फ सरकारी सेक्टर की बात करें। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको थोड़े से चंद मिनटों के अंदर कवर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर सादा लफ्ज़ों में आप इसका जवाब पूछें तो इसका जवाब नहीं के अंदर है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद जितनी हमें जिस लेवल के काम की, जिस टेक्नोलॉजी की और जिस ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, शायद उसका 10 या 20% भी हमारे यहाँ अवेलेबल ना हो। उसमें ज़ाहिरी बात है, एक पूरा एक सिस्टम है, क्योंकि हमारे यहाँ ओवरऑल एज अ नेशन शायद हम अपने आप को भी उसमें शामिल करेंगे, हेल्थ पे तवज्जो देने का रुझान कम है। तो सिमिलरली अगर आँखों की बात करें, क्योंकि आँखों में थोड़ा सा बाकी फील्ड्स के मुकाबले में फ़र्क ये है कि इसमें पिछले 10-20 सालों के अंदर टेक्नोलॉजी की जो चेंज है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से आई है कि चंद ही फील्ड्स हैं जो इस तरह की जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है उसको उन्होंने फ़ेस किया है। और अब इसके लिए जो इक्विपमेंट और जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जिस लेवल पे पूरी दुनिया में काम हो रहा है आँख के ऊपर, वो बिल्कुल भी जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर या सरकारी अस्पतालों के अंदर प्रॉपर तरीके से मौजूद नहीं है। अगरचे तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं, वहाँ प्रोफ़ेसर हज़रात हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को, उस कमी को पूरा करने के लिए, लेकिन बहरहाल फिर भी हमारी जो स्पीड है इस रिकवरी की, कि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करें, वो काफ़ी स्लो है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ आम तौर पे उमूमी तौर पे जो लोग डॉक्टर बनते हैं उनकी थोड़ी तादाद आँखों की में स्पेशलाइज करती है, या आँखों के डॉक्टर कम बनते हैं। अच्छा, दुनिया में जो इसकी तालीम दी जा रही है, दुनिया जहाँ खड़ी है, हम उस लेवल पे हैं, हमारे यहाँ वो स्टैंडर्ड है? देखिए, इसमें जो टीचिंग और ट्रेनिंग का जो मैकेनिज़्म है, जो स्ट्रक्चर है, अगरचे वो बहुत अच्छा है पाकिस्तान के अंदर, और उसमें जो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान है, जो कि इसको देखता है बेसिकली, वो काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट कर रहा है। लेकिन मैंने जिस तरह बात की, इसमें जितनी भी ट्रेनिंग होती है, उसमें सिर्फ़ जो डॉक्टर हैं या सर्जन्स का ये सोचना या चाहना कि वो ट्रेन कर लें, उसके अलावा जो बहुत बड़ी चीज़ है, वो है आपका जो इक्विपमेंट है, जो आपके पास टेक्नोलॉजिकली आपको जो चीज़ें चाहिए, जो लेज़र्स चाहिए, जो माइक्रोस्कोप्स चाहिए, जो डायग्नोस्टिक टूल्स चाहिए, वो इतने महंगे हैं कि वो अक्सर जगहों पे अवेलेबल ही नहीं होते, और उनकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इसकी वजह से मैं तो यही समझता हूँ कि शायद अभी हम जो लेवल है उस लेवल से काफ़ी पीछे हैं। अगरचे सर्जरी के हिसाब से या हमारी जो ओवरऑल प्रैक्टिसेस हैं या हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका जो एक स्किल लेवल है उसको देखें तो वो यकीनन पूरी दुनिया में कहीं से भी मैच हो सकता है। लेकिन जो जगह लैग कर रही है वो यही है कि हमारे पास रिसोर्सेज और फंड्स उस तरीके से नहीं हैं। मैं अगर आपको मिसाल दूँ, कोई भी अच्छा थिएटर जिस वक्त में आँखों के तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज किया जाए, उसका जो ख़र्चा है वो 10 से 15 करोड़ के दरमियान है। तो अब हर जगह के ऊपर ये मौजूद हो और वहाँ पे टीचिंग और ट्रेनिंग का पूरा इंतज़ाम हो, तो इसके चांसेस तकरीबन कम हैं हमारे यहाँ। इसी वजह से जो ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी सारे गैप्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो इक्विपमेंट की आप बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में है जो बैनुल-अक़वामी मयार का? जी, जो प्राइवेट सेटअप है उसके अंदर काफ़ी जगहों के ऊपर मौजूद है, लेकिन वहाँ भी अगेन फंड्स की चूँकि बहुत ज़्यादा कमी रहती है, और फिर दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरीके के डेवलप हो चुके हैं कि लोग प्राइवेट से ज़्यादा जो सरकारी अस्पताल हैं या जो ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जाने को तरजीह देते हैं। तो जनरली प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी उस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं हैं ज़्यादा जगहों पे, या अगर हैं भी तो वो इतनी लिमिटेड हैं कि वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को कैटर नहीं कर सकती हैं। और फिर हमारे यहाँ देखें, ये तो अगर हम अभी तक तकरीबन शायद बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, अगर हम पेरिफेरी पे चले जाएँ या छोटे गाँव देहात के शहरों में चले जाएँ, तो उधर तो सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि वहाँ अव्वल तो डॉक्टर ही मौजूद नहीं हैं, लेकिन अगर डॉक्टर भी मौजूद हैं तो उनके पास बिल्कुल बेसिक लेवल के जो इक्विपमेंट है या चीज़ें हैं वो होंगी, और लोगों के पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो डॉक्टर को फ़ंड कर सकें कि वो
प्राइवेटली ये चीज़ें अरेंज करें। तो इस वजह से डॉक्टर जो हैं वो भी ज़्यादातर बेसिक प्रोसीजर्स या स्ट्रक्चर तक है वहीं तक लिमिटेड रहते हैं और मज़ीद जो एडवांसमेंट है वो नहीं कर पाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर और शुगर, इन दो बीमारियों के हवाले से कहा जाता है कि इन बीमारियों जो जिन लोगों को ये होती हैं उनकी आईसाइट बड़ी तेज़ी से गिरती है। इसकी क्या वजह, और वो कौन सी बीमारियां हैं जो आँख की तो नहीं है लेकिन उनसे आँख मुतासर होती है? देखें, सबसे ज़्यादा क्योंकि पाकिस्तान शुगर के हवाले से अगर देखा जाए तो पहले 3-4 जो मुल्क हैं पेशेंट्स की तादाद के हिसाब से उसमें शामिल हो चुका है। और शुगर का आँख पे असर बहुत ज़्यादा है, यानी कि आँख का और शुगर का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तमाम वो पेशेंट्स जिनको शुगर है, आँख का ना सिर्फ उनको रेगुलर मुआयना करवाना चाहिए, बल्कि यहाँ ये बात मैं क्लियर कट बता दूँ कि हमारे पास बेतहाशा आँखें जो ज़ाया हो जाती हैं, जिनकी विज़न टोटली डैमेज हो जाती है, वो शुगर के पेशेंट्स होते हैं और शुगर के मर्ज़ की वजह से उनकी जो नज़र है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। अब उसकी अगेन जो पहली वजह वो अवेयरनेस है। हमारे यहाँ डायबिटीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है, लोग शुगर को ही अच्छे से कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। फिर अगर कोई शुगर को कंट्रोल कर भी रहा हो तो वो अपने बाकी चीज़ों को, जैसे आँखों का जो रेगुलर मुआयना है उसको जो है वो ओवरलुक कर देता है, उसकी केयर नहीं करता। हालांकि जिसको भी शुगर डायग्नोज हुई उसको कम से कम साल में, चाहे कोई सिम्टम्स हैं, अलामात हैं या नहीं है, आँख का मुआयना लाजमी करवाना चाहिए। और इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि जिस वक्त आँख में नज़र का नुकसान या डैमेज स्टार्ट होता है, उसकी जो अलामात हैं वो आँख के अंदर वो बहुत पहले से आ जाती हैं। तो ये बहुत मुमकिन है कि अगर आप टाइमली अपना मुआयना करवाएं और आँख में इस बीमारी की तशख़ीस हो जाए तो आपको डॉक्टर ये मशवरा दे सकता है कि इसके जो नुकसान हैं उससे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन बुनियादी बात फिर भी यही है कि उसमें अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट है वो शुगर कंट्रोल है। तो जो लोग भी शुगर कंट्रोल अच्छा रखेंगे उसकी आँखों को बेसिकली कोई ज़्यादा डैमेज या नुकसान नहीं होगा। और जो शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं रखेंगे उसमें 2 मेजर बीमारियां हैं जो आँख के हवाले से हो सकती हैं। नंबर 1 सफ़ेद मोतिया, जो अब यंग एज के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोगों को होने लगे और अक्सर उसकी वजह हमारी डाइटरी हैबिट्स या अर्ली जो शुगर है या डायबिटीज़ है वो है। और जो दूसरी ज़्यादा ख़तरनाक वजह है वो आँख के पर्दे की बीमारी है, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आँख के पर्दे में पानी इकट्ठा होना शुरू होता है, फिर खून की रगें जो है वो लीक करना शुरू करती हैं। आखिरी स्टेज के अंदर पर्दे के आगे खून इकट्ठा हो जाता है और पर्दा उखड़ जाता है। तो ये टोटल जो डैमेज है विज़न का वो हो सकता है। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये इस स्टेज तक पहुंचने में बहुत सारे साल लगते हैं, ये चंद महीनों में कभी भी नहीं होता। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है इस चीज़ को मैनेज करने का कि हम अपने लाइफस्टाइल को, शुगर को मेंटेन करें और इसके शुगर के मुज़िर असरात से बचें। लेकिन चूँकि फिर वही बात है कि हेल्थ हमारी अक्सर उस तरीके से प्रायोरिटीज़ में नहीं आती है और हम हेल्थ को ओवरलुक करते हैं, तो हमारे पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बिल्कुल एंड स्टेज डायबिटीज़ का शिकार हो चुके होते हैं और अब वो इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि किसी भी तरीके से उनकी नज़र को बहाल किया जाए, लेकिन अक्सर वो मुमकिन नहीं हो पाता। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी पिछले दिनों वाक़या हुआ था, यहाँ कोई इंजेक्शन आँख में लगता है शुगर के पेशेंट के, वो गलत लग गए थे, उसमें कुछ लोगों की बीनाई चली गई थी, फिर गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगाई। तो ये इस तरह के इंजेक्शन या इतनी हसास अद्वियात ये ट्रस्ट हॉस्पिटल्स के पास भी मौजूद होती हैं, ये प्राइवेट सेक्टर में भी इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो इसका चेक एंड बैलेंस भी तो होना चाहिए ना। मतलब गलत ट्रीटमेंट करने वाले लोग भी तो हमारे यहाँ मौजूद हैं। देखिए, यहाँ मैं ये बात इस प्लेटफॉर्म पे क्लियर कर दूँ कि इसमें ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत नहीं था उनका। अगर गलत ट्रीटमेंट होता तो वो किसी एक डॉक्टर के हाथों हो सकता था। एक ही टाइम पे काफ़ी सारे डॉक्टर तो गलत ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं कि एक ही दिन में सारे डॉक्टरों ने गलत ट्रीटमेंट कर दिया। तो उसमें जो बुनियादी मसला था वो जहाँ से दवाई सोर्स हुई थी बेसिकली वहाँ से था। लेकिन चूँकि ज़ाहिरी बात है उधर तक जाना शायद मुमकिन नहीं था, तो ब्लेम जो है वो डॉक्टर्स के ऊपर आ गया। अगर ये सारा किसी एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर हुआ होता तो फिर तो ये माना जा सकता था कि इसमें उस जगह के ऊपर या ट्रीटमेंट करने वालों का कोई कसूर हो सकता है। लेकिन जब ये वाक़या हुआ था तो ये मुख्तलिफ़ शहरों, मुख्तलिफ़ अस्पतालों और मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के साथ बैक वक्त हुआ था। तो उन्हीं एक दिनों के अंदर वो तमाम इंजेक्शन जहाँ जहाँ लग रहे थे उन जगहों के ऊपर, तो ये चीज़ बज़ाते खुद इस चीज़ को साबित करने के लिए काफ़ी है कि बेसिकली मेडिसिन जो है उसमें प्रॉब्लम थी। अब वो जो भी प्रॉब्लम थी उसकी एक पूरी
इंक्वायरी रिपोर्ट है जो बनाई गई और उसके बाद उसकी गाइडलाइंस मुरतब की गई जो कि अब इम्प्लीमेंट भी हो चुकी हैं। तो हर जब भी कोई हादसा होता है उससे हासिल किए जाने वाले कुछ सबक होते हैं, तो उसमें जो उसकी सोर्सिंग है, जो इंजेक्शन की डिस्पेंसिंग का तरीक़ाकार है, उसमें काफ़ी सारे ऐसे बदलाव या चीज़ें लाई गई हैं जिसके बाद अब ये चीज़ काफ़ी हद तक बेहतर हो गई और यही उम्मीद रखी जानी चाहिए कि ये इंजेक्शन जो है अब इस तरह के किसी हादसे का बाइस नहीं बनेगा। और ये इंजेक्शन पूरी दुनिया में लगाया जाता है, बज़ाते खुद ये इंजेक्शन सेफ़ और अच्छी ड्रग है। लेकिन चूँकि ये फ़ौरन से डिस्पेंस होके फ़ौरन से लगाया जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात और इसकी डिस्पेंसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, महंगापन जो है पैदाइशी भी होता है और बाज़ औक़ात बाद में भी हो जाता है। इसका इलाज अब मुमकिन है? मतलब आँखें अगर महंगापन है किसी की आइज़ में, बैलेंस नहीं है आइज़, तो वो ठीक हो जाती हैं? जी बिल्कुल, 100% ठीक हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आँख में जो महंगापन है उसकी किस्म क्या है। बुनियादी तौर पे टेढ़ेपन की कई वजूहात होती हैं, इसकी कई किस्में हैं। जो ज़्यादा कॉमन किस्में हैं, आम तौर के ऊपर उनका इलाज हो सकता है। अगर तो शुरू के अंदर जब महंगापन शुरू हो रहा है, अर्ली एज के अंदर, बच्चों के अंदर, यंग एज में, उसी वक़्त पेशेंट किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेता है, तो ग्लासेस के ज़रिए, मेडिसिन के ज़रिए इसको रोका जा सकता है। अगर ये बढ़ गया है तो आखिरी हाल इसका सर्जरी है, लेकिन इसकी सर्जरी जो है, जो भी इसके स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि जो ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन हैं या आँखों के टेढ़ेपन के जो स्पेशलिस्ट हैं, जब वो इसकी सर्जरी करते हैं, तो इसको बिल्कुल 100% कवर किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये महंगापन जो कॉमन चीज़ें नज़र आती हैं वो हो गया, सफ़ेद मोतिया हो गया, ये तो बीमारियां हैं। इसके अलावा आँख की बीमारियां कौन सी हैं जो आपने अभी बताया, कुछ खुफिया भी हैं, और रेयर जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, आँख के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं। आँख के बाहर के हिस्से हैं, जिस तरह अक्सर हमारे यहाँ थायराइड का प्रॉब्लम है लोगों को, थायराइड के साथ आँख की डिज़ीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। कई ऐसे बीमारियाँ हैं आँख के पट्टों की, आँख के पर्दे की, जो कि थायराइड की वजह से होती हैं। इसके अलावा जिस समय ऑटो इम्यून डिज़ीज़ेज़ होते हैं अक्सर लोगों को, जिसकी वजह से आँख के अंदर भी उसके असरात आते हैं। टीबी जो है वो भी आँख को मुतासिर कर सकती है। और आँख में एक बहुत कॉमन बीमारी है हमारे यहाँ, जिसमें अक्सर लोग जो है वो उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं करवा पाते हैं, केराटोकोनस बोला जाता है। आँख की पुतली कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है आहिस्ता-आहिस्ता और फिर ऐनक भी काम नहीं करती है उसमें। ये एक कॉमन बीमारी है। अगर आँख के अंदर जाएँ तो आँख के लेंस की बीमारियाँ हैं। मोतिये के अलावा आँख के लेंस में चोट की वजह से कोई डैमेज आ सकता है, सोजिश की वजह से कोई डैमेज आ सकता है। सबसे जो ज़्यादा आम तौर पे प्रॉब्लम पैदा करती हैं वो आँख के पर्दे की बीमारियाँ ही करती हैं, क्योंकि आँख का पर्दा ऐसा है कि ये न्यूरोनल टिश्यू है या ब्रेन टिश्यू है, और इसमें जब भी कोई डैमेज आता है तो उसकी रिकवरी या हीलिंग का प्रोसेस या तो मुमकिन ही नहीं होता, और अगर हो भी तो बहुत लंबा और स्लो प्रोसेस होता है। और जब एक लिमिट से ज़्यादा आगे चली जाए बीमारी तो ये रिकवरेबल भी नहीं रहता है। तो इसी तरह आँख के पर्दे की बीमारियाँ जो हैं उसमें काफ़ी सारे ऐसे डिज़ीज़ हैं जिसमें कॉमनली तो हमने जैसे भी ज़िक्र किया जो शुगर और ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो कुदरती बीमारियाँ उनमें आरपी या अंदराते की बीमारी वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो है वो हमारे डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा एज रिलेटेड एक बीमारी है, उम्र के साथ-साथ एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, नज़र का कम हो जाना बड़े लोगों के अंदर जो है, या बड़ी उम्र के लोगों के अंदर ये बीमारी पाई जाती है। तो ज़्यादातर जो है वो ये 3 हिस्से हैं आँख की जो बीमारियों की वजह से मुतासिर होते हैं। और कॉमनली अगर देखा जाए तो आँख की जो एलर्जी है या आँख में जो ड्राई आइज़ हैं, इस तरह के या सोजिश के जो मामलात हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अब ख़ास तौर पे 2 चीज़ों की वजह से, एक तो हमारा जो लाइफ़स्टाइल है जिसमें हमारी स्क्रीन का इस्तेमाल है उसकी वजह से, और दूसरा जो पोल्यूशन है या बाहर जो आलूदगी है उसकी वजह से आँख बहुत ज़्यादा जो है, आँख की जो बैरूनी सरफेस है, सतह है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। और आँख में एलर्जी, ड्राई आइज़ के जो केसेस हैं वो इंतहाई तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये तो डॉक्टर साहब चलें, ये तो हो गया। अब क्या ये मुमकिन है, मैंने ये भी सुना है कि ख़ास स्टेज के ऊपर मतलब ऐसा होता है कि आई साइट बहुत वीक हो गई या कोई बीमारी है नज़र की, और वो जो है बहुत बढ़ गई है, तो उसका इलाज बहुत महंगा है। मतलब कोई गरीब आदमी अफोर्ड, ऐसा भी है कि आँख का इलाज इतना महंगा हो कि गरीब आदमी अफोर्ड ना कर सकता हो? जी बिल्कुल, आँख की कई ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज जो है वो इतना महंगा है। अब ये तो डिपेंड करता है कि हम किस लिमिट की या कितनी अमाउंट की बात कर रहे हैं।
लेकिन आँख में बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जिसका इलाज बहुत महंगा है। बाकी चीज़ों को छोड़िए, अगर हम शुगर ही की बात करें, चूँकि वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और हमारे यहाँ इवन शायद जो हमारा लोअर तबका है उसकी जो डाइटरी हैबिट्स है वो चूँकि ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स पे है, तो शुगर उसमें ज़्यादा जो है वो सोशियो इकोनॉमिक जो हमारा ये ग्रुप है उसको जी इफ़ेक्ट जी करती जी है। जी। तो शुगर का इलाज भी बहुत महंगा है और क्योंकि इसमें थोड़ा-थोड़ा करके आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट और बड़े लंबे अरसे सालों तक इसमें इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं आँख के इलाज के लिए, उसके टेस्ट, उसकी लेज़र्स, उसके इंजेक्शंस। क्योंकि अब जैसे हमने इंजेक्शन का ज़िक्र किया था, तो इसमें ज़्यादातर जो अब इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वो इम्पोर्टेड इंजेक्शंस हैं जी हाँ, और वो और वो महंगे हैं। एक इंजेक्शन भी लाखों में कॉस्ट करता लाखों में है कॉस्ट करता और इस तरह के आपको कई इंजेक्शन हर माह लगवाने है। पड़ते जी हैं। हाँ। तो ये भी एक बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। फिर आँख के जो लेंस हैं अगर वो देखा जाए तो वो भी लाखों के अंदर अब चले गए हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर जैसे मैंने अभी टेक्नोलॉजी का ज़िक्र किया था कि दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे चली गई है और अब जो अच्छे लेंसेज़ पूरी दुनिया में जो उनको जिनको दुनिया स्टैंडर्ड मानती है, उनकी अगर यहाँ कॉस्ट देखी जाए पाकिस्तान के अंदर तो वो लाखों में चली जाती है और हम अभी तक जो फ्री या बिल्कुल लो जो लेंस हैं हम उनकी तरफ मुतवज्जे रहते हैं। तो इलाज जो है वो आँखों का यकीनन महंगा होता जा रहा है। अगर हमने अच्छा इलाज करवाना है तो उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो यकीनन महंगी हैं। अच्छा, इस तरह के मरीज़ों को टू सम एक्सटेंट गवर्नमेंट कैटर कर रही है या कर सकती है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट देखिए अपनी हद तक तो कैटर कर रही है, लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट के लेवल पे भी ये मुमकिन नहीं है कि हर मरीज़ का लाखों का इलाज मुफ़्त से किया जाए। तो उसमें उनका अपना एक सिस्टम है, अपना एक स्ट्रक्चर है जिसमें वो बहुत सारी चीज़ों को सब्सिडाइज़ तो करते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम जो हैं वो चलते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी अगर इस तरह का सिस्टम इसमें लागू किया जाए, तो यही एक वाहिद वो रास्ता नज़र आ रहा है, जिसमें पेशेंट के लिए भी चीज़ें कदरे आसान हो जाएँगी और हुकूमत के ऊपर भी बोझ कम से कम आएगा। क्योंकि सिर्फ़ आँख एक शोबा तो नहीं है, हुकूमत ने तो सारे शोबों को देखना है। तो इनकी आउटसोर्सिंग जो है वो बहुत ज़रूरी हो चुकी है, ताकि चीज़ों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एस्टैब्लिश किया जाए और साथ ही साथ लोगों को भी ये अवेयरनेस दी जाए कि वो सस्ते ऑप्शन से बचें। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आते हैं जो कि सस्ते ऑप्शंस को चूज़ करके आँख का लाइफ़ टाइम के लिए नुकसान करवा बैठते हैं। तो बेहतर यही है कि अच्छे ऑप्शंस की तरफ जाएँ और लोगों के लिए भी ज़ाहिर है फ़ौरन से ईज़ी नहीं होता कि वो बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट पे जाएँ। तो इसमें आई थिंक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़रूरी है, जो कि सब्सिडाइज़ करे इन चीज़ों को या इंश्योरेंस के थ्रू ये चीज़ें कवर करे। ये एक वो तरीका है जो मेरे ख़्याल में बेहतर साबित हो सकता है, ताकि अच्छा और मयारी इलाज आम लोगों को भी प्रोवाइड किया जा सके। उमूमी तौर पे डॉक्टर्स का, मैंने 2-4 डॉक्टर से और भी बात की, इत्तेफ़ाक़ राय है इस बात पे कि इंश्योरेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो इंश्योरेंस का तरीका है वो अडॉप्ट किया जाए। अभी हमने हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया था पाकिस्तान में, उसमें बहुत करप्शन हुई है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये होती है, हम अगर इस तरह का कोई काम करते हैं वो मिसयूज़ होता है। इसके मिसयूज़ को कैसे, मतलब आप लोगों की क्या ओपिनियन है? गवर्नमेंट अपने तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे किसी भी तरीके से कंट्रोल करे, लेकिन आपकी कम्युनिटी की क्या ओपिनियन है, या आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव क्या कहेंगे, कैसे कंट्रोल करें? कार्ड वाला है, अगरचे वो बहुत अच्छा ऑप्शन था और उसके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था और उसमें जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो सिलेक्टेड हेल्थ कार्ड का ओपिनियन रखती है कि कुछ मखसूस लोगों को हेल्थ कार्ड दिया जाए, हर एक के लिए हेल्थ फ्री नहीं होनी चाहिए, जो कि किसी हद तक तो ठीक है, क्योंकि अगर सारों को देंगे तो वो तो फिर बजट में ही पॉसिबल नहीं होगा कि गवर्नमेंट हर एक, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो यकीनन हेल्थ कार्ड के उस तरीके से हकदार भी नहीं है। तो हेल्थ कार्ड की जो है वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। जो इंश्योरेंस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से काम करती है और जो कंपनी, जो कि प्राइवेट कंपनियां हैं और उन्होंने अपने बजट्स को और अपने तमाम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स को देखना होता है, तो वो ये भी इंश्योर करते हैं कि जो चीज़ जो सर्जरी हो रही है वो प्रॉपर उसी तरीके से हो या राइटफुल पर्सन की हो, प्रॉपर एक उसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है वो मौजूद होनी चाहिए। तो आम तौर पे इंश्योरेंस जो है उसके अंदर करप्शन के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं और कम खर्चे के अंदर पेशेंट को भी एक मयारी जो इलाज है वो मुयस्सर हो जाता है। मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट को, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनको ही इस तरह के कोई ऑप्शंस देने चाहिए जिससे उनकी तादाद बढ़े और उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए कि लोग भी आहिस्ता आहिस्ता उनको अडॉप्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये बताइएगा कि इंसानी आँख को
24 घंटे में जैसे सोने के लिए वक्त मखसूस है कि भाई इतना घंटे सोएंगे तो क्या आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, वो तो हो गया जो सोने का आपका टाइम है, लेकिन 24 घंटे में कितनी देर रेस्ट चाहिए होता है? आंखें बंद रखनी कितनी देर ज़रूरी है? देखिए, आँख का जो रेस्ट है वो बुनियादी तौर पर असल में तो तभी शुरू होता है जब इंसान सोता है। ठीक है। इसके अलावा आँख रेस्टिंग कंडीशन में नहीं होती है, वो काम कर रही है। अब ये अलग बात है कि वो थोड़ा काम कर रही है या ज़्यादा काम कर रही है। आम तौर पे जब हम दूर देख रहे होते हैं तो हमारी आँख की जो ताकत है वो बिल्कुल मिनिमम इस्तेमाल हो रही होती है, और इसी तरीके से हम जितना नज़दीक देख रहे होते हैं और मैक्सिमम जब हम नज़दीक का काम करते हैं तो उस वक़्त आँख के पट्टों की मैक्सिमम पावर है वो यूज़ हो रही होती है। इसीलिए जिन लोगों का स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा है वो बहुत कॉमनली ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि उनको आँखों के प्रॉब्लम्स हैं। वो आँखों के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ही आँखों की थकावट के जो आसार हैं, जिसको हम एस्थेनोपिक साइंस बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो आँखों को बंद रखना बेसिकली तो उस तरह का हल नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर आपके नज़दीक का या स्क्रीन का काम ज़्यादा है तो आप उससे हर घंटे के बाद 5-10 मिनट के लिए ब्रेक दें, हट जाएं और आहिस्ता आहिस्ता फिर वापस अपने काम की तरफ आएँ। तो ये जो गैप्स हैं बीच में, ये आँखों को रेस्ट देने के लिए बेहतर है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, एंड में ये बताएं कि जो बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, मतलब एक तो हैं छोटी उम्र के बच्चे, लेकिन एक बच्चे जो लाइफ में क्रिटिकल स्टेज पे होते हैं, मिसाल के तौर पे वो हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल पे हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उन्हें पढ़ना ज़्यादा पड़ता है। और अक्सर देखा गया है कि एक बच्चे का मेडिकल कॉलेज में जब दाखिला होता है उससे पहले तक वो उसकी आंखें ठीक होती हैं, लेकिन वहाँ जाते जाते उसे ऐनक लग जाती है। तो ऐसा क्या तरीक़ा इख्तियार करें वो लोग कि उनकी आई साइट भी ठीक रहे और उनकी पढ़ाई पे भी फ़र्क ना पड़े, हरज ना हो? जी बिल्कुल, इसमें ज़ाहिरी बात है जो स्क्रीन का इस्तेमाल है उसको किस तरीके से करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें चंद चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो शायद आम तौर के ऊपर इस तरह की सूरत हाल ना फेस करनी पड़े। जैसे मिसाल के तौर पे एक चीज़ का हमने ज़िक्र किया, इसको हम स्क्रीन फ्री इंटरवल बोलते हैं, यानी कि जो स्क्रीन का इस्तेमाल है उसमें गैप्स देना ज़रूरी है। ये कई घंटों के लिए जो मुसलसल इस्तेमाल है वो आँख के ऊपर या आँख के पट्टों पे नुकसान का बाइस बनता है या ऐनक लगने का सबब बन सकता है। दूसरी जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और शायद लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं या उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो स्क्रीन है वो आप कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी फ़ैसला करती है कि आँख की बीमारियाँ किस तेज़ी से या किस हद तक बढ़ेंगी। और मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ये चीज़ें बिल्कुल भी उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिनका रेगुलर डेली का घंटों का यूज़ है। आप अपना जो मैक्सिमम काम है वो एलसीडी पे या डेस्कटॉप के ऊपर करें। आँख के जो थकावट या आँख के स्ट्रेस के जो बुनियादी असूल हैं उसमें आप की जो स्क्रीन है उसका साइज़ कितना है, उसका जो फ़ॉन्ट है या उसमें जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको कितना ज़ोर लगाना पड़ रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसका आपकी आँखों से फ़ासला कितना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आँखों का ज़ाविया क्या बन रहा है, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। आम तौर पे डेस्कटॉप जो स्क्रीन है वो बिल्कुल सामने होती है, इसलिए आँखों को किसी ख़ास ज़ाविये पे नहीं देखना पड़ता, जिसकी वजह से लंबे घंटों के अंदर आँख में थकावट नहीं पैदा होती है और आँख का ज़ोर कम इस्तेमाल होता है। बट जितने भी बाकी डिवाइसेस हैं, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, इसके लिए ना तो इनकी स्क्रीन इतनी बड़ी होती है, फ़ॉन्ट छोटे होते हैं और इनके एंगल भी फ़िक्स नहीं होते हैं। अक्सर हमें नीचे की तरफ या दाएँ-बाएँ देखना पड़ता है इनको देखने के लिए। तो उसकी वजह से आँख पे जो थकावट है, जो स्ट्रेस है, वो बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल अक्सर लोग करते हैं, वो ये है कि जिन लोगों की नज़र नज़दीक की कमज़ोर है और वो ओकेजनल ऐनक लगाते हैं, जैसे आपने कहा स्क्रीन के वक्त या नज़दीक की ऐनक यूज़ करते हैं और ज़रा ज़्यादा देर यूज़ करें, तो उसके बाद जब वो ऐनक उतारते हैं तो उनको धुंधला फ़ील होता है, तो वो और उसे नॉर्मल होते में काफ़ी टाइम लगता है। तो क्या ऐनक बज़ाते खुद भी स्ट्रेस का बाइस है? जी नहीं, बेसिकली ये ऐनक स्ट्रेस नहीं पैदा करती है। ये बुनियादी तौर पर जब भी आप स्क्रीन का काम बहुत ज़्यादा देर के लिए करेंगे और विद टाइम चूँकि आँख के पट्टों की जो कैपेसिटी है फ़ोकस करने की वो वैसे भी आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रही होती है, तो हम जब बहुत घंटों के लिए नज़दीक का काम करेंगे तो आँख के जो मसल्स हैं वो नज़दीक के फ़ोकस पे फ़िक्स हो जाते हैं। जिसमें चाहे आप ऐनक इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे यंग पेशेंट्स भी इस कंप्लेन के साथ आते हैं जो आपने किया। अब उनको तो नज़दीक की नज़र वीक ही नहीं होती, लेकिन उनको फिर भी दूर देखने में दुश्वारी हो रही होती है। तो बुनियादी बात वही है और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए या बेहतर बनाने के लिए जो अभी मैंने टिप्स बताई हैं, जैसे आप बीच में आँख को रेस्ट दें। जब आप हर घंटे के बाद 5-10 मिनट के लिए आँख को
खुला छोड़ देंगे तो वो जो उसका फोकस नज़दीक पे फिक्स हुआ था वो रिलैक्स हो जाएगा और आंख दूर को देखने के लिए इजी हो जाएगी। इसी तरीके से जो स्क्रीन है उस पर कितना ज़ोर लग रहा है आंख का, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो चंद चीज़ें हैं इनको जब हम बेहतर बनाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकती है और बुनियादी तौर पर ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आंख की थकावट की अलामत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।